नमस्कार साथियों, मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योग्य प्लानेट। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो इससे पहले हम आपको पिछले के वीडियो में आपको हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण विस्तार रूप से पढ़ा दिए थे, आप उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ अयोगवाह वर्ण पे होगा कि किसे कहते हैं अयोगवाह वर्ण, और टॉपिक आपका लिखे में आप समझ सकते हैं कि अयोगवाह वर्ण। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं अयोगवाह वर्ण। अगर हम बात करें अयोगवाह वर्णों की तो ऐसा पाया गया है कि जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, कि वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये वे वर्ण लिख दे रहे हैं डिफिनेशन इसका हम कि वे वर्ण जो न तो स्वर हो और न ही व्यंजन उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कहते हैं। कोई डिफिनेशन नहीं है, बस समझने वाली बात है कि वे वर्ण जो न तो स्वर हो और न ही व्यंजन हो उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अक्सर पाया गया है कि अयोगवाह वर्ण जो बहुत सारे तो दो ही बताते हैं कि आपका एक अनुस्वार और एक होता है आपका विसर्ग। बहुत सारे वीडियो में या बहुत सारे किताबों में पढ़ेंगे कि अयोगवाह वर्ण दो ही होते हैं, एक अनुस्वार एक विसर्ग। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, अयोगवाह वर्ण जबकि होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होंगे। हम आपको बता रहे हैं पहला होगा वो आपका अनुस्वार होगा। पहला क्या होगा? आपका अनुस्वार होगा। पहला आपका अनुस्वार होगा। दूसरा आपका विसर्ग होगा और तब जाके आपका तीसरा आएगा अनुनासिक। क्या आएगा? अनुनासिक। एक बार और देखिए, अयोगवाह वर्ण 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो आपके अनुस्वार, विसर्ग और क्या होंगे? अनुनासिक। अक्सर पाया गया है कि अयोगवाह वर्ण जो होते हैं न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। और वे 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो बारी बारी से हम जान लेते हैं कि किसे कहेंगे अनुस्वार, किसे कहेंगे विसर्ग और किसे कहेंगे अनुनासिक। तो देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार जो होता है अंग की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। किसकी मात्रा को? अंग की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। और आपके अ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। और तीसरा आपका आता है अनुनासिक। तो चंद्रबिंदी को हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रबिंदी को हम अनुनासिक कहते हैं। एक बार और देखिए, अनुस्वार हम अंग की मात्रा को अनुस्वार कहेंगे, हम विसर्ग अ की मात्रा को विसर्ग कहेंगे, और अनुनासिक हम चंद्रबिंदी को अनुनासिक कहेंगे। एक नोटेड पॉइंट को बताना चाहेंगे कि अक्सर देखा गया है, नोटेड पॉइंट क्या है? तो अक्सर देखा गया है कि अनुनासिक जो होते हैं आपके स्वर, क्या है आपके स्वर वर्ण के बाद और आपके व्यंजन वर्ण के पहले आते हैं। इसको फिलहाल आप एज ए नोट करके रखिए, हम आपको इस पे आगे एग्जाम्पल दिखाएंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है? तो आगे आपका है अनुस्वार। कुछ हम अनुस्वारों का प्रयोग बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि अनुस्वारों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। क्या है आपका? अनुस्वार। पहला इसमें क्या था आपका? अनुस्वार था। ऐसे आप डिफिनेशन जान भी गए हैं कि अनुस्वार हम किसे कहते हैं। तो हम अंग की मात्रा को, अर्थात अंग की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे में आपका अंत, क्या है? अंत। और क्या है आपका? हंस। आगे आपका कंस। तो जो ये आपका अंत है, हंस है, कंस है, ये सब क्या है? इनमें जो आप बिंदी देख रहे हैं
तो इसमें हम अनुस्वार का प्रयोग किए हैं, अर्थात अंग की मात्रा का प्रयोग किए हैं, अनुस्वार का प्रयोग किए हैं। आगे आपका क्या है, तो आगे आपका है विसर्ग। क्या है, विसर्ग। कुछ आपको हम नोटेड पॉइंट भी बताएंगे कि कहाँ अनुस्वार लगते हैं, कहाँ विसर्ग लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। विसर्ग आप बताया हम आपको कि जो आपकी अ की मात्रा होती है, अ की मात्रा जो आपकी होती है को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, विसर्ग कहते हैं। इनका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, बस जान लेना है क्या है इनका डेफिनेशन। विसर्ग कहते हैं, आ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। जैसे में कुछ हम शब्द बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं आपका प्रातः काल। क्या है, प्रातः काल। तो इसमें क्या है, आपका विसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्रातः काल। दुख, क्या है आपका, दुख। तो इसमें क्या हुआ है आपका, तो दुख में आपका अ अर्थात विसर्ग का प्रयोग किया गया है, आपका विसर्ग का प्रयोग किया गया है। आपके आगे क्या था, तो आगे आपका था अनुनासिक। क्या है जी, अनुनासिक। अनुनासिक, तो अनुनासिक आपका क्या था, तो वे वर्ण, अर्थात कौन सा वर्ण, तो चंद्रबिंदी वाला वर्ण। चंद्रबिंदी वर्ण को ही, या आप इसको ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्ण भी ध्वनि तो होती है, ध्वनि को ही हम अनुनासिक, क्या होता है, अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक ध्वनि, अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। क्या है कि चंद्रबिंदी अर्थात चंद्रबिंदी की जो ध्वनि होती है, जो वर्ण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इनसे आपको हम 2-3 शब्द बना के दिखाएंगे। जैसे में चांद, जैसे में आपको चांद लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं आप चांद। तो किसका प्रयोग किया गया है, तो अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया है। और आपका मांद, मांद का मतलब बिल, चूहे वाला बिल। तो इसमें क्या गया है आपका, तो चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया है। आँख, क्या है आपका, आँख। इसमें भी क्या है आपका, तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे चंद्रबिंदियों का प्रयोग किया गया है। तो वे वर्ण कौन सी, चंद्रबिंदी वर्ण, उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और से आपको शब्द भी दिखा दिए हैं, चांद, मांद और क्या आपका आँख। ये तो हो गया मोटे मोटी बातें जो लगभग सभी लोग जानते हैं या आप भी जानते होंगे। अब हम चलते हैं इस पर थोड़ा विस्तार से कि आखिर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे हम समझेंगे, कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। कुछ हम नोटेड पॉइंट आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आपका है कि अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, अयोगवाह वर्ण जो होते हैं, अक्सर पाया गया है कि स्वर, किसके, स्वर वर्ण, और एक आपका क्या है, व्यंजन वर्ण। देखिए ये लिखने का मेरा पर्पज ये रहा है कि स्वर के बाद में और व्यंजन वर्ण से पहले आते हैं। ये बहुत ही नोटेड पॉइंट है आपके लिए। क्या है कि जो भी अयोगवाह वर्ण होते हैं स्वर वर्ण के बाद में और आपके व्यंजन वर्ण के पहले आते हैं। अब कैसे, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे में अब देखिए, अगर हम लिखते हैं आपके अंत, क्या लिख रहे हैं आपके अंत, तो आप कहेंगे कि सर बताइए कैसे आप बता रहे हैं कि स्वर वर्ण के बाद और व्यंजन वर्ण के पहले अयोगवाह वर्ण आते हैं। तो देखिए हम इसको आप तोड़िए, तो आप अंत को अगर आप तोड़ते हैं, अंत को आप अगर तोड़ते हैं तो देखेंगे कि अ और प्लस ये आपका अनुस्वार और प्लस ये आपका आधा त और ये आपका क्या है प्लस अ। इस रूप से आप तोड़ेंगे किसको, अंत को। देखिए एक बार और, एक शब्द और देखिए, हंस, क्या है, हंस। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आधा ह प्लस अ प्लस अनुस्वार और प्लस स और प्लस आपका क्या है आपका अ।
तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि हम क्या बताएं कि जो आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं स्वर वर्ण के बाद में और क्या होते हैं व्यंजन वर्ण के पहले प्रयोग होते हैं। इस शब्द को तोड़ने से हम आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा, अभी दिखा भी देते हैं। देखिए ये ह है, ह के बाद तुरंत क्या आया है, अ आया हुआ है, अ के बाद क्या है आपका ये अनुस्वार है। और ये देखिए स्व आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। स क्या है आपका, तो स आपका एक व्यंजन वर्ण है। स आपका व्यंजन वर्ण है। ये अ क्या है, तो अ आपका एक स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। तो देखिए ना, स्वर वर्ण के बाद में और व्यंजन वर्ण के पहले आया है, अर्थात अयोगवाह वर्ण वे होते हैं जो स्वर वर्ण के पहले स्वर वर्ण के बाद में और व्यंजन वर्ण के पहले आते हैं। व्यंजन वर्ण के पहले आते हैं, स्वर वर्ण के बाद में और व्यंजन वर्ण के पहले आते हैं। जैसे में ये अंत है आपका, अंत में भी क्या है आपका अ, ये आपका क्या है अनुस्वार है, आधा त है और क्या है प्लस अ है। तो ये अ आपका क्या है, तो अ आपका स्वर वर्ण है और ये आपका क्या है, ये अनुस्वार है। ये आपका क्या त क्या है, तो ये आपका व्यंजन है। तो देखिए ना, स्वर वर्ण के बाद में और व्यंजन वर्ण के पहले। ये आपके लिए नोटेड पॉइंट है। अगला क्या है, तो अगला हम आपको बताना चाहेंगे आगे है कि जान लेते हैं कि अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। पिछले वीडियो में हम आपको स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान बता चुके थे। इस वीडियो में हम आपको अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। क्या बताएंगे, अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान पिछले के वीडियो में हो गया था। तो इसमें देखिए तीन ही तो होते हैं, पता ही आपको। एक होता है क्या आपका अनुस्वार था, दूसरा क्या था आपका विसर्ग था और तीसरा क्या था आपका अनुनासिक था। तो इनका उच्चारण स्थान हम लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अनुस्वार का अक्सर देखा गया कि उच्चारण स्थान नाक से होता है, नासिका से होता है। कहाँ से होता है, नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। कहाँ से, नासिका। नासिका मतलब नाक से। अर्थात ये जो आपका अनुस्वार होता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से होता है, नाक से होता है। आगे क्या है आपका विसर्ग है। क्या है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अक्सर देखा गया है कि विसर्ग का जो वर्ण होते हैं उनका मुख से उच्चारण करने में ह ध्वनि क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ह को तो ऐसे हम काकल्य भी कहते हैं और साथ ही साथ जो काकल्य होते हैं आपके कंठ होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके विसर्ग होंगे इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उनका उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा। क्या होगा, कंठ होगा। ठीक है। आगे क्या है आपका अनुनासिक, कि अनुनासिक का क्या उच्चारण स्थान कहाँ है। तो अक्सर देखा गया है कि जो भी अनुनासिक वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ और प्लस नाक से होता है। कौन सा, कंठ प्लस नाक से होता है। कभी कभी यहाँ पे आपका मुंह भी दे देता है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो कंठ प्लस नाक ही क्या है, सटीक है। जो आपके अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक कौन होता है, तो ये आपका चंद्रबिंदी होता है। तो अनुनासिक वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस नाक या मुंह प्लस नाक कह सकते हैं। ठीक है, कंठ प्लस नाक ही होता है, कंठ प्लस नाक से होता है। ठीक है, इन हम तीनों अयोगवाह वर्णों का आपका उच्चारण स्थान बता दिए। एक बार रिपीट कर देते हैं कैसे। अनुस्वार का क्या होगा, नासिका अर्थात नाक। विसर्ग का क्या होगा, आपका कंठ। आपका अनुनासिक का क्या होगा, तो कंठ प्लस नाक। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ नोटेड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या क्या है। आगे है आपका, आगे हम आपको दिखाएंगे कि अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग, अनुनासिक ध्वनि कहिए या वर्ण कहिए, बात एक ही है। ध्वनि का प्रयोग ध्वनि का प्रयोग। अब ये क्या है प्रयोग भाई, देखिए हम आपको समझाते हैं प्रयोग क्या है इसका। तो अक्सर ये लिखने का मेन पर्पज ये है कि अक्सर देखा गया है कि जो भी अनुनासिक ध्वनि है, अर्थात ये चंद्रबिंदी ही ना है जी अनुनासिक,
तो जो अनुनासिक ध्वनि है, जितने भी शिरोरेखा वाले स्वर वर्ण हैं, शिरोरेखा मतलब जैसे में ई का शिरोरेखा कौन सा हुआ, ये हुआ। जैसे में ऊ का शिरोरेखा ये हुआ। तो शिरोरेखा के ऊपर जितने भी मात्राएं लगती है, इसमें बड़ी की मात्रा, सॉरी छोटी की मात्रा, ये आपका बड़ी की मात्रा, ये बड़ाऊ हुआ, ये छोटाऊ हुआ, जितने भी सिर अर्थात सिर के ऊपर, शिरोरेखा मतलब सिर के ऊपर, सिर के ऊपर जितने भी स्वरों के शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं, अक्सर देखा गया है कि उनके ऊपर अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार और देखिए क्या कह रहे हैं हम कि देखा गया कि जितने भी शिरोरेखों के ऊपर जो मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ी में हुआ, ऐसे में आपका ए हुआ, ए की मात्रा हुआ, आपका औ की मात्रा हुआ, इनमें देखा गया है अक्सर कि इनमें चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं होता है, इनमें चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर किन में होता है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं किन किन में होता है। एक बार लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं आपका अ छोटी, यहाँ पे आ कर लीजिए, इसको अ कर लीजिए, आ छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, यदि को छोड़ दें, यदि को अक्सर संस्कृत में प्रयोग किया जाता है ए ओ और औ, इन्हीं 10 को हम ले लेते हैं। ठीक है, कौन कौन, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ए आए ओ और औ। देखिए हम क्या बताएं कि जितने भी शिरोरेखा, ये शिरोरेखा है, ये शिरोरेखा है, और क्या है, शिरोरेखा है। तो जितने भी शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं आप देख रहे हैं, ये जो मात्राएं आपको देख रहे हैं, इनके ऊपर अर्थात ना इसके ऊपर होगा, ना इसके ऊपर होगा, ना इसके ऊपर होगा, और ना ही इसके ऊपर होगा। जितने भी शिरोरेखा के ऊपर वाले स्वर होंगे, उनके ऊपर मात्राएं होंगी, उन पर हम अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं आपका, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं किसका प्रयोग, तो चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं करते। तो फिर जिनके शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं अगर नहीं है तो उन पे हम कर सकते हैं, जैसे पे आ पे कर सकते हैं, आ पे कर सकते हैं, ई पे कर सकते हैं, ऊ पे कर सकते हैं, बड़ाऊ पे भी कर सकते हैं, और ए पे भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी शिरोरेखा के ऊपर वाले अक्षर हैं उनके ऊपर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर नहीं कर सकते तो फिर इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण तो होता है, तो फिर कैसे होता है, तो हम आपको बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपको शिरोरेखा के ऊपर वाले वर्ण अगर नहीं है और आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे में अगर मान लीजिए ए है, क पे ए की मात्रा है, और इस पे हम चंद्रबिंदी वाला उच्चारण स्थान लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इस पे हम आप अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे, और ये अनुनासिक के भांति ही उच्चारण होगा। कै, क्या होगा, कै। और नासिक में क्या होता है कि नासिका से हवा निकलती है, अगर आप यहाँ पे अनुस्वार लगाते हैं तो भी आपकी हवा निकलेगी और चंद्रबिंदी के भांति ही काम करेगी। जैसे में कैंसर अगर लिखना हो, कैंसर, तो आप ऐसे लिखेंगे। अक्सर आप देखे भी होंगे कि यहाँ पे अनुस्वार लगा होता है, और ये जो अनुस्वार होता है ये आपके अनुनासिक के भांति काम करता है। एक बार और देखिए, आप घबरा गए होंगे, क्या घबरा गए होंगे, एक बार देखिए, हम बोले कि कैंसर क्या है, तो ये आप क्या होगा, ये लिखा है कैसर, क्या लिखा है, कैसर, लेकिन हमें चाहिए क्या, चंद्रबिंदी वाला उच्चारण स्थान, और चंद्रबिंदी तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि क्या है, शिरोरेखा के ऊपर क्या है, मात्राएं हैं, और जब भी शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं होती हैं तो वहाँ पे हम चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं, तो अगर हमें चंद्रबिंदी के भांति आपका साउंड चाहिए, ध्वनि चाहिए, तो हमें अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप ए लगा देंगे तो ये चंद्रबिंदी के भांति ही ध्वनि उत्पन्न करेगा और आपका बन जाएगा कैंसर। क्या बनेगा, कैंसर। उच्चारण करके देखिए ना, कैंसर, कैंसर, हवा नाक से निकल रही है। और बताई थी आपको कि हम अनुस्वारों का उच्चारण करने में हमारी हवा जो होती है नाक से निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, कैंसर में क्या है आपका चंद्रबिंदी लग गया, चंद्रबिंदी नहीं लगा है, इसके स्थान में क्या लगा है आपका अनुस्वार लगा है, और जो अनुस्वार होता है किसके भांति काम करता है, तो चंद्रबिंदी के भांति काम करता है। तो ये आपका मोटा मोटी था। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है नोट पॉइंट। अगला है आपका
कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा क्या है नोटेड पॉइंट। पंचमाक्षर, एक एक चीज़ बताएंगे। पंचमाक्षर कि क्या होते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग। कुछ बातें बहुत ही जटिल है जो आपको बहुत सारी बुकों में, बहुत सारे वीडियो में भी नहीं देखने को मिलेगा। हम आपको कॉमन करके लाए हैं ताकि आप इकट्ठे एक ही वीडियो में सब देख लें। तो हेडिंग से ही आप समझ रहे हैं कि क्या लिखा है, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अब बात कहना क्या चाहते हैं, जब आपको हम एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। देखिए अक्सर देखे होते हैं हम ऐसे लिखा होता है पंत लिखा है, क्या है पंत, क्या लिखा है पंत लिखा है। आगे लिखा है अंश, क्या लिखा है अंश लिखा है। पहले तो ये जाने कि पंचमाक्षर होते क्या है। इसको जानने से पहले हम थोड़ा आपको बैक लेना चाहेंगे। आपको हम पढ़ाए थे स्पर्श व्यंजन, क्या पढ़ाए थे स्पर्श व्यंजन। तो हम आपको स्पर्श व्यंजन में बताए थे कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या 25 होती है, 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर म तक, कहाँ तक म तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर म तक। तो क से म तक के व्यंजन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और आपको हम ये भी बताए थे कि प्रत्येक वर्गों का अपने अपने पहले वर्णों से उनका नाम रखा गया है। तो हम आपको नाम भी रख के दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देखना है बस। च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ठ, ड़, त, थ, द, ब, फ और म। देखिए ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक। कहाँ से, क से लेकर के म तक। संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे, क्यों, क्योंकि 5-5 का ग्रुप इनको बना दिया गया है और बांट दिया गया है। और बांटने के बाद इनके पहले वर्ग के पहले वर्ण से इनका नाम रख दिया गया है। पहला वर्ग इसका क है तो इसको हम क वर्ग, ये जानते भी हैं। इसको हम च वर्ग, इसको हम ट वर्ग, इसको हम त वर्ग और ये आपका प वर्ग। तो ये जो आपके 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनके फर्स्ट लेटर से इनका नामकरण किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अक्सर इन वर्णों का जो पांचवा अक्षर होता है, अंग, य, अड़, न और ये म, यही आपके क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। पांचवें, प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को हम पंचमाक्षर कहते हैं। और मैंने आपको यही हम समझा चाहते थे कि पंचमाक्षरों के स्थान पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार होता क्या है, तो आपके अंक की मात्रा का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्या था आपका कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर होता है और पंचमाक्षरों के स्थान पर ही हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं आपके बैक में, यहीं पे हम आपको बताना चाहते थे क्या, जैसे मैं लिखा था क्या आपका, तो लिखा था आपका पंत। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो अनुस्वार को हटा करके और यहाँ पे इसके स्थान पे क्या, यहाँ पे आप क्या न भी लगा सकते हैं, तो आपका बन जाएगा क्या, पंत। ऐसे हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अंश पे अनुस्वार को हटा करके और चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा अंश बन जाएगा। एक दिक्कत और आपको आ रही होगी कि आप कैसे यहाँ पे न रख दिए, कैसे यहाँ पर भी आप न रख दिए।
तो आपको हम दिखा रहे हैं। एक और ले लेते उदाहरण और से समझ में आएगा। जैसे में क्या है पंकज, पंकज, इसको जब आप चाहेंगे लिखने के लिए, इसको अगर आप लिखेंगे पंचमाक्षरों के रूप में तो ऐसे लिखेंगे आप, पंकज, ठीक है, पंकज। अब आप यही पूछेंगे कि आप अनुस्वार के बदले यहाँ पे अंग, यहाँ पे न और यहाँ पे भी न कैसे रख दिए हैं, तो बस थोड़े से आपको देखने की ज़रूरत है, इसी में बस आ जाते हैं। देखिए, अगर जिस वर्ग का कोई भी अक्षर वहाँ पे होगा और उसके तुरंत बाद जिस वर्ग में वो आता है तो वही पांचवा अक्षर वही रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है प के तुरंत बाद क्या आया था, ये अनुस्वार था, आपके क्या था त था। तो हम देखेंगे कि त जो है किस वर्ग का है, कौन सा त जो है आपका किस वर्ग का है। त देखिए, त जो है चौथे वर्ग का है, चौथे में कौन, इसका कौन सा पंचमाक्षर होगा, इसका न होगा, क्या होगा, न होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे वही तो हम न तो लिखे हैं। कैसे, क्योंकि ये जो आपका त है ये त वर्ग का अक्षर है और त वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो आपका न होता है। ऐसे में यहाँ पे देखिए स लिया गया है, यह भी आपका वही उसी में आता है। आगे क्या है आपका है पंकज। अब देखिए पंकज, तो प के तुरंत बाद क्या है क, और क आपके किस वर्ग में आता है, तो क वर्ग में आता है। और क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, तो अंगा होता है। तो देखिए यही तो हम अंगा लिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अनुस्वार के स्थान पे हम पंचमाक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। आगे एक चीज़ और, इसी में थोड़ा एक तरीके से और बता दे रहे हैं आपको कि पंचमाक्षर के स्थान पे पंचमाक्षर के स्थान पर या स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग, क्या है, अनुस्वार का प्रयोग, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। जैसे में आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे में आपका क्या है च, य, च, ल, च, य, च, ल। एक और देखिए प, अंग, क और ज। अब बात ये आती है कि जो हम शब्द लिखे हैं इनमें हम ये य का पंचमाक्षर होता है, अंगा भी आपका क्या होता है पंचमाक्षर होता है। एक आपका क्या है पंथ, इसमें न भी क्या है आपका पंचमाक्षर है। तो हम ये बताना आपको चाहते हैं कि इन पंचमाक्षरों के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें यह को हटाना तो आप च पे अनुस्वार लगा दीजिए, इस च को आप पूरा लिख दीजिए, इस ल को भी आप पूरा लिख दीजिए, बन जाए क्या आपका चंचल। ऐसे में अगर आपको ये पंकज लिखना हो जिसका कहेंगे प, अंगा के स्थान पर अनुस्वार लगा दीजिए, क को ऐसे लिख दीजिए और आपका जो क्या बन जाएगा पंकज। हम क्या देख रहे हैं मोटा मोटी कि आपके जो पंचमाक्षर है इसके स्थान पे हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे आपका प हुआ तो प और पंचमाक्षर का स्थान पे आप अनुस्वार लगा दीजिए और आपका तो क्या बन जाएगा पन। तो ये है आपका क्या पंचमाक्षर से आपके क्या अनुस्वार में बदलना। तो आप चाहें तो पंचमाक्षर से अनुस्वार बदल के लिखिए या अनुस्वार से आप पंचमाक्षर में लिखिए, आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ और आपको नोटेड पॉइंट बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। एक आपका लास्ट और बचेगा कि कभी भी दो पंचमाक्षर वर्ण साथ आए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें
कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता। क्या है कि कभी भी दो पंचमाक्षर वर्ण अगर एक साथ आए हुए हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अनुस्वार में, ना ही विसर्ग में और ना ही अनुनासिक में, किसी में भी परिवर्तित नहीं होते हैं। सेम का सेम वैसे ही रहता है। जैसे में आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे में हम लिख रहे हैं सम प्लस मान, क्या है, सम प्लस मान, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा आपका सम्मान। क्या मिलेगा, सम्मान। तो यहाँ पे देखिए ना, ये पंचमाक्षर है, ये भी क्या है आपका पंचमाक्षर है। कभी भी दो पंचमाक्षर वर्ण अगर आपस में जुड़ते हैं तो उनका परिवर्तन नहीं होता है, सेम वही रह जाते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका सम्मान। ठीक है, जैसे में और देखते हैं आपका अन्न, क्या है आपका अन्न, अन्न ऐसे लिखा जाता है अन्न। इसको आप बांटेंगे तो ये प्लस न, तो जैसे ये दोनों जुड़ेंगे आपके क्या बनेंगे, आपके अन्न बनेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दो पंचमाक्षर वर्णों का जब भी मेल होगा आपका शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये था आपका अयोगवाह वर्ण। आशा करते होंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक होगा आपका भाषा, लिपि और कुछ लिपियों के नाम और कुछ भाषाओं के नाम। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।